हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा इसको कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हमने इसके साथ ही हमने इसको अच्छे से रिवीजन भी कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है ना। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज? बोथ फिजिकल यानी कि भौतिक और केमिकल यानी कि रासायनिक। तो हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। साथ ही बच्चों, हमने यहाँ पर आने वाली कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बच्चों रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में क्या क्या रिएक्शंस होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों अकरेंस ऑफ मेटल। ये मेटल्स जो है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, हम मिलते कहाँ से, अकर कहाँ पे होते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा। अकरेंस ऑफ मेटल्स के बाद बच्चों हमने ये जो मेटल्स हैं इनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बच्चों कि ये जो मेटल है इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, कोरोजन से। तो हमने कोरोजन और इसके मेथड्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेटल। ये जो धातु है इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट करने यानी कि बचा कैसे सकते हैं। जहां पर हमने गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, पेंट करना, ग्रीस करना, इन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अकरेंस ऑफ मेटल तो हमने पढ़ा कि मेटल जो है अकर कहाँ से, सी वाटर और अर्थ क्रस्ट में हमें मेटल मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन की अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है, जो लो रिएक्टिव मेटल्स है यानी कि अनरिएक्टिव भी जिसे हम कह सकते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो कैसे कैसे बच्चों हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ओर्स से, जैसे वो ओर्स की फॉर्म में होते हैं तो कैसे हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि जो जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं। साथ ही हमने अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जैसे कि रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये साइड बनाया जाता है, फिर इनको रिड्यूस किया जाता है, फिर जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई किया जाता है। वहीं बच्चों एक्सट्रैक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको जो है इनको जो है एक्सट्रैक्ट रिडक्शन के द्वारा नहीं किया जाता। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। तो इतने सारे टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर में कवर किया है। सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से पढ़ा है, सारे टॉपिक्स का हमने रिविजन भी किया है। ठीक है। तो अब जो है हमें क्वेश्चन आंसर अच्छे से आ जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। अब निम्न में से कौन सा एक धातु है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है सल्फर। क्या सल्फर एक धातु है? सल्फर एक धातु नहीं है, वो अधातु है। कार्बन की बात करें, हाँ, इसकी एक प्रॉपर्टी धातु जैसी तो होती है कार्बन की, कि वो कैसा होता है, हार्ड होता है ना। हार्ड प्रॉपर्टी किसकी होती है, कठोर होना किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज है मेटल जैसी, लेकिन कार्बन जो है वो एक अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है।
बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन की भी एक प्रॉपर्टी तो मेटल से मिलती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि आयोडीन जो है बच्चों वो कैसा होता है? लस्ट्रस होता है, यानी कि उसमें शाइन होती है, वो चमकदार होता है। और ये शाइन होना, चमकदार होना, लस्ट्रस होना, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? ये एक धातु की प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि आयोडीन जो है ये धातु वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन आयोडीन बच्चों एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आयरन। हम जानते हैं, सभी जानते हैं, आयरन यानी कि लोहा एक धातु है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर सिंबल की बात की जाए तो आपको सिंबल पता होने चाहिए। जैसे सल्फर का सिंबल है एस, कार्बन का है सी, आयरन का है बच्चों Fe, आयोडीन का है आई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा मेटल्स के बारे में हमने बात की यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, इसके अलावा हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, इसके अलावा बच्चों ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, सोनरस होते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास मेटल्स की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल? इनमें से कौन सी जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, चलिए, तो सोनरस, अगर हम बात करें सोनरस की, सोनरस यानी कि जो क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने कहा कि जो बेल्स होती हैं, मंदिरों में बेल होती है ना, होती है घंटी, या स्कूलों में घंटी होती है, तो वो आप देखोगे वो जो घंटी बनाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है हमेशा? वैसे घंटी का उपयोग क्या क्यों किया जाता है? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ताकि उससे ध्वनि जो है वो उत्पन्न की जा सकती है। चाहे वो स्कूल में हो तो घंटी की आवाज सुन करके जो है छुट्टी का पता चल जाता है, तो अगर पीरियड चेंज होता है या पीरियड समाप्त होता है तो उसका पता चल जाता है। ठीक है, मंदिरों में बेल लगाई जाती है। ठीक, तो मेन पॉइंट क्या है बेल बनाने का? कि वो क्या हो, उससे साउंड प्रोड्यूस हो सके। तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो भी बेल्स बनी हुई होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? वो हमेशा धातु की आपको दिखेंगी, हमेशा धातु से बनी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि धातु क्या करते हैं बच्चों? सोनरस होते हैं। सोनरस होना यानी कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं सोनोरिटी की। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो ये मेटल्स हैं ये क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सोनरस यानी कि ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है सोनरस होना, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो मेटल की है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। मैलिएबल की बात करें, मैलिएबल यानी कि उनको बच्चों पीट पीट कर जो है थिन शीट्स बनाई जा सके। डक्टाइलिटी यानी कि थिन जो है उनसे वायर्स बनाई जा सके। ठीक है, थिन शीट, थिन वायर, जैसे कि हमने देखा है गोल्ड की पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, गोल्ड की पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से जो है लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है गोल्ड से। ठीक, तो यानी कि मेटल्स जो है ये मैलिएबल तो होते हैं, मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी ये फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हम जानते हैं मेटल जो है वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ताप के अच्छे चालक होते हैं। बात करते हैं डलनेस यानी कि धुंधला, तो मेटल जो है वो डल नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों डल, ये वाला इसका आंसर है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स आर जनरली, अब जो हमारे अधातु हैं वो सामान्यतः इनमें से क्या होते हैं? अगर हम बात करें लस्टरस की यानी कि चमक की, अब आयोडीन एक अधातु है लेकिन चमकदार होता है। लेकिन इसके अलावा बच्चों जितने भी अधातु हैं वो चमकदार नहीं होते। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये धातु की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं गुड कंडक्टर्स की, तो ये जो गुड कंडक्टर्स हैं तो ये भी हमारे धातु होते हैं। हम जानते हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते, वो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो वो गुड कंडक्टर, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसके अलावा कोई भी और अधातु कंडक्ट नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट है मैलिएबल। अगर हम तन्य होने की बात करते हैं यानी कि मैलिएबिलिटी की बात करते हैं, मैलिएबिलिटी यानी कि उनको बीट करके जो है थिन शीट्स में या थिन वायर्स में उनको क्या करना,
ढाल देना, थिन वायर्स बनाना, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये होती है धातु की प्रॉपर्टी, यानी कि इनमें से अभी तक कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आई जो किसकी होती है, नॉन मेटल की होती है। बात करते हैं ब्रिटल की, इनकी भंगुर होने की, ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक इन तीनों क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से हमने देखे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज वाले पार्ट से हमने क्वेश्चन देखे। तो अगर आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान होगी, अच्छे से याद होगी, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो क्या वो कॉपर है, या वो एल्यूमिनियम है, या वो सिल्वर है, या वो आयरन है। तो इनमें से आंसर है बच्चों सिल्वर, ठीक है। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, ठीक। चलिए, इसको नोट कीजिए। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि ये जो सिल्वर है, ये क्या होता है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से। और सिंपली आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, वो है हमारा सिल्वर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। तो विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है या कौन सी गैस रिलीज होती है। चलिए बच्चों, इसको देखते हैं। कोई भी मेटल ले लेते हैं, जब ये रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, मान लेते हैं HCl के साथ ये रिएक्ट करता है, तो ये जो मेटल है सोडियम मेटल, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनाता है, कौन सी गैस यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है बच्चों हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती, नाइट्रोजन नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं निकलती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। अच्छा, कौन से मेटल को कैरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। कौन से मेटल को रखा जाता होगा, उस मेटल को रखा जाता है जो हाईली रिएक्टिव होता है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि उसे अगर खुली हवा में हम छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसे अगर पानी में डाल दे तो वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर देगा, ठीक है। तो वो कौन सा मेटल है, सभी जानते हैं, वो मेटल है सोडियम। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो इसे हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन सा मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल जो है वो मीडियम रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं या सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो आपको ध्यान होगा जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हमारा होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद हमारे अन्य मेटल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो वो शो करते हैं कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मीडियम रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर होते हैं हमारे 3 क्वेश्चन, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। अब इन निम्न में से कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है वो हमें पता है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कैसा होता है, चमकीला या चमकदार कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि लस्ट्रस होता है। तो वो कौन सा अधातु है, वो है बच्चों आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन कैसा होता है, चमकदार होता है। क्यों हम ये इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो लस्ट्रस होना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज होती है धातुओं की, ठीक है। तो आयोडीन एक लौता ऐसा अधातु है, एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि एक अपवाद है जो क्या होता है, चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। देखो बच्चों, सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्ट और बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। बात करते हैं कॉपर जो है वो इतना ज्यादा रिएक्ट, वो पानी के साथ रिएक्टिव नहीं होता।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो विल नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करता, तो वो है हमारा Cu प्लस ZnSO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद अ नाइफ, यानी कि कौन सा मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने बात की थी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कठोर होना, यानी कि हार्ड होना। मेटल बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, जैसे आप लोहा देख लो, है ना, लोहे को देख लें, एल्यूमिनियम को देख लें, तो ये बहुत कठोर है, चाकू से तो इन्हें काटना क्या है, बहुत ही मुश्किल, नहीं काट सकते हम इन्हें चाकू से। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ मेटल ऐसे हैं, ऐसे एक्सेप्शनल हैं, यानी कि ऐसे अपवाद हैं जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स हैं ऐसे जो सॉफ्ट होते हैं। उनमें आता है हमारा सोडियम। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में काफी टॉप की पोजीशन वो होल्ड करता है, यानी कि सबसे पहला पोटेशियम है, फिर हमारा सोडियम आता है। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी वो होता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी वो होता है, इतना सॉफ्ट कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, तो इसका आंसर है बच्चों सोडियम, सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखो बच्चों, सिल्वर जो है वो रिएक्टिव ज्यादा नहीं होता, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, अगर इन मेटल्स को देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, यानी कि जिंक की एक लेयर आयरन पर लगाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये आयरन का कोई आर्टिकल है या आयरन की कोई रॉड है, इसके बाहर से हम क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर लगा लेते हैं। ये जो लेयर है ये किसकी है, जिंक, Zn। ठीक है, जिंक की ये एक लेयर है। तो ये जो मेटल है इसके बाहर से जिंक की एक लेयर क्यों लगाई जाती है, कि बाहर से जो ऑक्सीजन है और वाटर है, इसके साथ ये अंदर का जो धातु है, ये जो लोहा है, ये रिएक्ट ना करे। क्योंकि ये जो लोहा है बच्चों, ये रिएक्ट करेगा अगर ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो क्या बना देगा, जंक फॉर्म करेगा, है ना, यानी कि रस्टिंग की प्रोसेस होगी। इस पर क्या होगा, जंक लग जाएगा और धीरे धीरे ये मेटल पूरा खोखला हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेटल को बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसके बाहर से जिंक की एक लेयर लगाई जाती है, जिस वजह से ये जो ऑक्सीजन है, ये H2O, ये अंदर मेटल तक नहीं पहुंच पाता, बाहर ही जिंक की लेयर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, अंदर का जो मेटल है वो सेफ रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे एलॉइंग, एलॉइंग भी एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को जो है सेफ किया जाता है, मेटल को जो है कोरोजन यानी कि संक्षारण से बचाया जाता है। लेकिन बच्चों जो एलॉइंग प्रोसेस है ये डिफरेंट है। एलॉइंग में होता क्या है कि धातु को किसी अधातु या धातु के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, मिक्स करने पर क्या बनाया जाता है, उसको उसको जो है अलग प्रॉपर्टीज उसकी हो जाती हैं। अब उसमें धातु, अधातु या धातु के साथ किसी दूसरे धातु को मिला करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया जाता है और उसे कोरोजन के खिलाफ कैसा बना दिया जाता है, रेजिस्टेंट बना दिया जाता है। वही कोरोजन की अगर हम बात करें तो कोरोजन ये प्रोसेस है जब कोई मेटल खराब होने लगता है। अगर हम बात करें लोहे की, तो जैसे लोहे पर जंग लगना लग जाता है, या कॉपर की कोई हमारे पास कोई भी मेटल है तो उस पर क्या होता है, सल्फर के साथ वो रिएक्ट करके क्या होने लगता है बच्चों, वो ग्रीन ग्रीन जो है हमें देखने को मिलता है, उसमें हरे हरे जो कुछ हमें जो है देखने को मिलता है, यानी कि वो खराब होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारा सिल्वर है, तो सिल्वर भी हवा में एयर के साथ रिएक्ट करता है, जिस वजह से जो सिल्वर है वो टार्निश होने लगता है, यानी कि काला पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये बहुत सारे जो प्रोसेस है ये कोरोजन के अंडर आती है। अगर रिफाइनिंग की बात करें तो रिफाइनिंग में बच्चों हम पढ़ते हैं कि जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें कैसे कैसे हम रिफाइन करते हैं, कैसे कैसे मेटल्स को साफ किया जाता है और हमें जो है शुद्ध मेटल मिलता है, यानी कि शुद्ध धातु हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप गैल्वेनाइजेशन समझ गए होंगे, आंसर है गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सा मेटल यूज होता है, हम जानते हैं जो मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है।
वही किसमें यूज होता है, थर्मोमीटर में। आपने देखा है थर्मोमीटर में एक कुछ रेड कलर का मेटल, रेड ऐसे लाइन बनी हुई होती है, ठीक है। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि जब किसी को फीवर होता है तो थर्मोमीटर का उपयोग कब किया जाता है, जब किसी को फीवर है, बुखार है, या बॉडी का टेम्परेचर किसी का बढ़ा हुआ है, तो उसे वो क्या करते हैं, अपनी जुबान के नीचे रख के या अंडर आर्म्स के नीचे रख के, आर्म पिट पर रख के क्या करते हैं बच्चों, वो जो है टेम्परेचर को नापता है, और वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। वो जो रेड होता है ना, वो आगे की तरफ बढ़ता है और हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर दिखाता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है या किसी भी चीज का जब हम टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर से, तो वो हमें दिखाता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो जो मेटल होता है ना, वो कौन सा मेटल होता है, वो होता है बच्चों मरकरी, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो इसका आंसर है मरकरी। लेड, जिंक और आयरन इसका आंसर नहीं है। चलिए अगला है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन के लिए कौन सा अधातु है जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी चीज देखेंगे हर एक चीज में कार्बन है, ठीक है। अब जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो अपने साथ ही बॉन्ड बनाता रहता है, ठीक है, जिस वजह से उसके कई एलोट्रॉप्स भी हैं, ठीक। तो हर एक चीज में क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के बिना लाइफ को इमेजिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्बन है। ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जीवित नहीं होगा, साथ ही कार्बन नहीं होगी तो हमारा फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक। बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो उपरोक्त सभी ऑप्शंस की हमने बात की, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब कौन है जो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेटल है बच्चों, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा मेटल है, क्योंकि तभी तो क्या बनेगा बच्चों, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन तो एक नॉन मेटल है, सल्फर भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम बच्चों क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, ठीक। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।